नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से मनसबदारी व्यवस्था अकबर शुरू करता है और ये मुग़ल सत्ता का एक प्रमुख केंद्र बन जाती है। तो यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था देखते हैं जिसमें प्रशासनिक, सैनिक और गैर सैनिक या फिर गैर प्रशासनिक लोग इसमें शामिल होते थे। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं मुग़ल कालीन मनसबदारी व्यवस्था को और देखते हैं कि क्या इसका ढांचा इस काल में हमें देखने को मिल रहा है। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव सैनिक पद्धति पर आधारित थी। हम देखते हैं कि इसी तरह की दशमलव सैनिक पद्धति पर जो सैन्य व्यवस्था रहती है वह भी पिछले कुछ शासकों द्वारा लागू की गई थी। अब दोस्तों अकबर ने अपनी योग्यता से इस प्रणाली में व्यापक सुधार कर उसे एक मौलिक पद्धति बना दिया। मनसबदारी प्रणाली प्रशासनिक, सैनिक और गैर प्रशासनिक कार्यों के समन्वय से संबंधित थी। इस प्रणाली का उल्लेख अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आइन ए अकबरी तथा मुतमिन खान ने इकबालनामा ए जहांगीर में विस्तार से किया है। अब इस व्यवस्था से संबंधित ग्रंथ और उनके लेखक के नाम भी आपको ध्यान में रखना है। मनसबदारी प्रणाली में दो शब्द प्रचलित थे, जात और सवार। अब ये क्या होता था ये हमें देखना है। जात का मतलब होता था रैंक या श्रेणी। क्या होता था? रैंक या श्रेणी। अब ये क्या होता था, इस रैंक के हिसाब से वेतन निर्धारण होता था। जैसे आपकी जात अगर आईपीएस है तो आपका वेतन ज़्यादा मिलेगा। अगर आपकी रैंक पीएससी है, स्टेट पीएससी है और आप अपर कलेक्टर हैं या एसडीएम हैं, सॉरी एसडीएम कह रहा हूँ, आप डीएसपी हैं, तो आपकी जात अलग हुई और आपको पेमेंट अलग मिलेगी, कम मिलेगी। तो इस तरह से जात का मतलब होता है श्रेणी। अक्सर हम पूछते हैं ना कि तेरी जात क्या है, तो कई बार जात का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी जाति क्या है। जात का मतलब ये भी होता है कि आपकी औकात क्या है, आपकी आर्थिक लिमिटेशंस क्या हैं। तो यहाँ पर भैया जात का मतलब इस बात से लगाया जा रहा है कि श्रेणी, आपकी श्रेणी, आपका स्तर क्या है, उस स्तर के हिसाब से आपका पद और आपके वेतन का महत्व है। साथ ही सवार की बात करें तो सवार स्वाभाविक सी बात है, हम काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं घुड़सवारी व्यवस्था, तो उसमें आपको पता ही होगा घुड़सवार, सवार जो घोड़े पर सवार रहे और घुड़सवार। तो यहाँ पर सवार व्यवस्था यानी कि कितनी घुड़सवार सेना वह रख सकता है, तो उसकी रैंक पर न केवल उसका वेतन निर्धारित होता है बल्कि ये भी निर्धारित होता है कि उसका प्रभाव कितना रहेगा और वह कितनी सेना अपने पास रख पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। मनसबदारी, मनसब का मतलब क्या होता है? पद होता है। मनसब का मतलब होता है पद। ये पद दो आधार पर दिया जाता है कि जो बादशाह के जितने करीबी होगा उसकी जात उतने ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब उसकी जात जितनी ज़्यादा होगी घुड़सवार भी वह उतने ही ज़्यादा रख पाएगा, इससे वह शक्तिशाली बन जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आपको तो पता ही है कि मनसब का शाब्दिक अर्थ क्या है, पद है, और जात और सवार की मीनिंग क्या है ये आपको पता है। अब इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे तो आप पलट सकते हैं, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वरना पूरी व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ जाएगी। अब एग्जाम्पल से समझो कि अकबर के समय पर हम मनसबदार देखते हैं। एक प्रमुख मनसबदार मानसिंह थे। अब यहाँ पर उनकी श्रेणी कितनी है? 7,000 रैंक। हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज को 5,000 के मनसबदारों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया था औरंगजेब द्वारा, उसके अधिकारियों द्वारा। इससे शिवाजी महाराज नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि भाई आपने मुझे मेरे बेटे के बराबर और जिन राजाओं को मैं कई बार हरा चुका हूँ उनके बराबर आपने मुझे रैंक दे दी, और सबसे बड़ी बात, आपने मुझसे जो संधि की उसमें तो कहीं ये कहा ही नहीं कि मैं आपकी सेवा करूँगा। आपने कहा कि आपका बेटा सेवा करेगा, संभाजी। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर होता है कन्फ्यूज़न, और शिवाजी महाराज फिर यहाँ पर विद्रोह करते हैं, थोड़ा बहुत तेज बोलते हैं, उसके बाद में औरंगज़ेब उन्हें जेल में डाल देता है और फिर शिवाजी महाराज अपनी तेज बुद्धि की मदद से बाहर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर देखो मानसी में लिखा है 7,000 और 5,000। तो 7,000 क्या है? 7,000 है उसकी रैंक, ठीक है।
अब यहाँ पर जो रैंक शुरू होती है वह दशमलव प्रणाली से शुरू होती है। जैसे हमने सैनिक व्यवस्था में देखा था कैसे कि 10 सैनिक, खासतौर पर शेरशाह सूरी के टाइम पे देखा था, यानी कि 10 सैनिक का एक हेड है, और फिर 100 सैनिक का एक हेड है, फिर 1000 सैनिक का एक हेड है, फिर 10,000 सैनिक का एक हेड है, और फिर 1,00,000 सैनिक का एक हेड है। तो इस तरह से लास्ट में जीरो आ रहे हैं, यानी कि दशमलव प्रणाली यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। अब देखो मानसी जो हैं उनका 7,000 का रैंक है, जात है, ठीक है, और 5,000 क्या है, 5,000 यानी कि 5,000 घोड़े अकबर उसे दे रहा है, ठीक है। घुड़सवार और घोड़े दोनों कौन दे रहा है, अकबर दे रहा है। तो 7,000 रैंक का मतलब है कि उसका वेतन भी ज़्यादा हुआ, और उसे 5,000 सवार, 5,000 घुड़सवार सेना मिल रही है बादशाह की ओर से। अब यहाँ पर अन्य एग्जाम्पल देखिए, तो मानसिंह का जो पद था यहाँ पर उसकी 7,000 श्रेणी थी, और राम सिंह जो थे उनके भी 7,000 श्रेणी थी और 5,000 सवार थे। अब यहाँ पर व्यक्ति का लेवल इस बात से नियुक्त नहीं हो रहा है कि उसके पास कितनी सेना है, बल्कि इस बात से हो रहा है कि उसकी श्रेणी कितनी है, ठीक है। आज हम ये देखते हैं कि ये नहीं देखते हैं कि किस अधिकारी के पास में कितनी प्रॉपर्टी है, कितने पैसे हैं, या फिर सरकार के बीच में उसकी कितनी पैठ है, बल्कि इस बात से निर्धारित होता है कि वह किस रैंक का अधिकारी है, ठीक है। वह सेंट्रल लेवल का है, स्टेट लेवल का है, या फिर द्वितीय श्रेणी का है, तृतीय श्रेणी का है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसकी रैंक क्या है। रैंक के आधार पर उसका सम्मान या फिर उसकी सुविधाएं निर्धारित होती हैं। तो यहाँ पर जो आपको ऊपर इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि भैया इनकी रैंक इतनी है, इनकी सवाल इनके पास में इतने हैं, तो बताओ कौन ज़्यादा प्रभावशाली है। तो यहाँ पर राम सिंह और मान सिंह दोनों का लेवल एक ही है, क्योंकि राम सिंह के पास में भले ही घुड़सवार सेना कम हो, लेकिन दोनों की रैंक तो एक ही है ना, श्रेणी दोनों की 7,000 है। अब यहाँ पर मोहन सिंह जो कि 5,000 श्रेणी इनकी है, और 500 घुड़सवार यहाँ पर इनको मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो मोहन सिंह हैं इनकी जो रैंक है, श्रेणी है, वो राम सिंह और मान सिंह से कम है, इसीलिए इनका पद कम है। और इनके पास में सवार कितने हैं, तो 500 सवार है। तो किसी मनसबदार का स्टेटस या फिर उसका प्रभाव इस बात से नियुक्त नहीं होता था कि उसके पास में सवार कितने हैं, बल्कि इस बात से नियुक्त होता था कि उसकी श्रेणी क्या है। श्रेणी से पता चलता था कि वह किस दर्जे का अधिकारी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के सवाल, राम सिंह और मान सिंह के दोनों की जो श्रेणी है वह कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर बराबर है 7,000। जबकि यहाँ पर मोहन सिंह के सवाल जो अगर हम 5,000 मान ले, जैसे नीचे लिखा है कि दोनों के सवाल समान है, यानी कि मोहन सिंह के सवाल कितने 5,000 अगर हम मान ले, तो भी मान सिंह की बराबरी मोहन सिंह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान सिंह के पास में 7,000 की श्रेणी है और मोहन सिंह के पास में 5,000 की श्रेणी है। हम आगे चल के भी देखते हैं कि ये श्रेणियाँ बहुत आगे बढ़ती हैं, बहुत बड़ी बड़ी श्रेणियाँ बनाई जाती है, और ये कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य को कमज़ोर करने का काम भी करती है, क्योंकि अकबर यहाँ पर जो संतुलन व्यवस्था बना के रखता है वो आगे के शासक नहीं बनाते हैं। जैसे हम शाहजहाँ को देखेंगे तो वह अपने बेटे दारा शिकोह को 40,000 से 60,000 का मनसब उसको बनाता है, और फिर उसके प्रभाव में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर मनसब बनाने से मतलब है कि आपके पास में क्षेत्र बड़ा मिल रहा है, आपको वेतन ज़्यादा मिलेगा, आपको कार्य ज़्यादा मिलेंगे। अब ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई विद्वान व्यक्ति है, कोई धार्मिक व्यक्ति है, अब उसको सम्मान देने के लिए यहाँ पर बादशाह ने उसको दे दिया श्रेणी 5,000 की, लेकिन उसको सैनिक दिए सिर्फ 500 सवार। तो 5,000 500 उसका हो गया, 5,000 उसकी श्रेणी है और 500 उसके सैनिक हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह धार्मिक व्यक्ति है, उसको कोई युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं है। वहीं पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको उसने लाहौर प्रांत में नियुक्त किया है, जिसकी श्रेणी तो है
2000, लेकिन उसके पास में सवार कितने हैं? सवार उसके पास में 5000 है। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह उसका महत्व जो है वह भी थोड़ा ठीक ठाक है, और उसके सवार 2000 उसने इसलिए किए हैं ताकि उस क्षेत्र में वह रक्षा कर सके, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है। इसी तरह उसने मानसिंह को 7000 की श्रेणी दिया और 5000 सैनिक दिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मानसिंह को एक बड़ी सेना देकर सुरक्षा भी करवानी है और उसको सम्मान भी देना है, ताकि वह अकबर के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे और अकबर के राजपूत क्षेत्रों की विजय में उसका सहयोगी बन सके। यही कारण है कि मानसिंह महाराणा प्रताप जी के खिलाफ भी युद्ध में भाग लेता है, हल्दी घाटी के युद्ध में, जो कि 1576 में होता है, जून 1576। तो अब यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर महत्व के हिसाब से अगर सुल्तान या बादशाह, सॉरी सुल्तान नहीं, बादशाह या पादशाह को ये लग रहा है कि भाई इसके पास में सेना ज़्यादा देनी है तो वह ज़्यादा दे रहा है, कम देनी है तो कम दे रहा है, लेकिन श्रेणी वह इस आधार पर दे रहा है कि वह उसका कितना प्रिय है, कितना योग्य या शक्तिशाली है और कितना उसका प्रभाव होना चाहिए। इस तरह से श्रेणी का विभाजन हो रहा है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। श्रेणी जो है वह रैंक है, ठीक है, और रैंक के आधार पर वेतन और सुविधाएं तय होती है। आज भी ऐसा ही होता है। और दूसरा जो सवार है, सवार सैनिक है। सैनिक कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, सैनिक के कम ज़्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, श्रेणी के ज़्यादा या कम होने से फर्क पड़ता है। अब मनसबदारी अगर प्रभावी सेनापति भी है तो उसे सवार ज़्यादा मिलेंगे, स्वाभाविक सी बात। यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर अबुल फजल को अकबर कोई मनसब देता है, उसे मनसबदार बनाता है, तो अबुल फजल उसका एक अच्छा मित्र है, तो वह उसको हो सकता है कि उसको 2000 का मनसब दे दे, या फिर उसको मानसिंह के बराबर 7000 का मनसब दे दे एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि वह उससे काफ़ी प्रभावित है। और अबुल फजल भी अकबर के बारे में काफ़ी पॉजिटिव बातें लिखता है। लेकिन अबुल फजल एक सेनापति नहीं है, वह एक लेखक है। सेना का नेतृत्व करना उसे नहीं आएगा और इस मामले में वह थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन अपनी लेखनी से वह अकबर के बारे में काफ़ी प्रभावी चीज़ें लिख रहा है। तो 7000 की श्रेणी उसके पास है, लेकिन अकबर यहाँ पर सवाल उसको कितने दे रहा है? 500 दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं है, ये तो बस उसके सुरक्षा के लिए वह उसको दे रहा है। वहीं पर एक अन्य श्रेणी भी है जहाँ पर हम देखते हैं मानसिंह। मानसिंह को वह 7000 की श्रेणी दे रहा है, किसके बराबर? अबुल फजल के ही बराबर। लेकिन सवाल कितने दे रहा है? सवाल दे रहा है 10,000। सवाल ज़्यादा मिल रहा है अबुल फजल से, जबकि श्रेणी दोनों की बराबर है। कई जगह ऐसा भी होता था कि श्रेणी कम होती थी, मान लीजिए श्रेणी है 2000 की और सैनिक देती है कितने? 5000। तो ये व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता था। अगर वह प्रभावी सेनापति भी है तो उसको सैनिक ज़्यादा मिलते थे। अब ये चीज़ पर मैंने काफ़ी टाइम इसलिए दिया क्योंकि अगर ये समझ गए तो मनसबदारी व्यवस्था समझे, वरना आपको समस्या बन जाएगी। मनसबदारी व्यवस्था जिस पर मुगल एम्पायर डिपेंडेंट है, वह आप नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था एक बार फिर से ब्रीफ करते हैं, आगे भी और करेंगे। मनसब का मतलब होता है पद। अब जो मंगोलों की पद्धति है और जो पहले शेरशाह सूरी वगैरह लागू करता है, उन सभी के मिले जुले रूप को बहुत ही मॉडर्नाइज करके, बहुत ही ज़्यादा उसमें नए अनुसंधान करके अकबर इस व्यवस्था को लागू करवाता है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है श्रेणी और एक होती है सवार। श्रेणी जो होती है वह रैंक कहलाती है और इस रैंक के आधार पर यह तय होता है कि व्यक्ति का महत्व या पद या सुविधाएं उसे कितनी मिलेंगी। दूसरी चीज़ होती है सवार। सवार का मतलब होता है उसको कितने घुड़सवार मिलेंगे, घोड़े और घोड़े को चलाने वाले सवार दोनों उसको मिलेंगे। बाकी अन्य सैनिक जो तीरंदाज हैं या फिर अन्य हैं वह उसको खुद बटोरने होंगे। ये एक्स्ट्रा में उसको मिल रहे हैं सेंट्रल की तरफ से और इनका खर्च वगैरह मुगल बादशाह देगा। तो इस तरह से यहाँ चीज़ें होती हैं।
अब अगर किसी के पास में सवार ज़्यादा है और श्रेणी कम है तो इसका ये मतलब है कि बादशाह की नज़र में वह व्यक्ति उतना मायने नहीं है, लेकिन वह एक योग्य सेनापति है और वह विजय अभियानों में प्रभावी है, इसलिए वह उसे सवार ज़्यादा दे रहा है। जबकि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी श्रेणी ज़्यादा है लेकिन सवार कम है, तो हो सकता है कि यहाँ पर बादशाह उससे काफ़ी प्रभावित है और उसको ज़्यादा सम्मान देना चाहता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि वह एक योग्य सेनापति नहीं है, इसलिए वह उसको मनसब यानी कि जो श्रेणी है, रैंक है, वह तो अच्छी खासी दे रहा है लेकिन सैनिक नहीं दे रहा। अब दोस्तों यहाँ पर रैंक ज़्यादा होगी तो वेतन भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वेतन जात श्रेणी या रैंक से निर्धारित होता था, सवारों से नहीं। आपके पास कितनी बड़ी सेना अकबर ने दी रखी है इससे मतलब नहीं है, आपको अकबर ने कितनी श्रेणी दे रखी है इससे मतलब है। श्रेणी देने का मतलब है कि अकबर के लिए आप एक विशेष महत्व के व्यक्ति हैं, आपको सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी, आपको वेतन ज़्यादा मिलेगा। अब जात पद से मनसबदार का वेतन यानी कि श्रेणी रैंक निर्धारित होती थी, जबकि सवार से मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या निर्धारित होती थी। और यहाँ आपको तो पता है कि दाग और हुलिया प्रथा चल रही थी, तो यहाँ पर जो घुड़सवार है उनका बराबर हुलिया बनाया जाता था और घोड़ों को दाग लगाकर इन तक पहुँचाया जाता था ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। अब अकबर के समय सवारों की संख्या कभी भी जात से अधिक नहीं होती। अकबर के समय पर सवारों की संख्या कभी भी जात से अधिक नहीं होती। मतलब कि अगर श्रेणी 7000 है तो जात जो सवार है वह ज़्यादा से ज़्यादा 7000 होंगे, लेकिन 7000 एक भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि जितना सम्मान वह दे रहा है किसी को, जितनी रैंक वह दे रहा है, उस रैंक के बराबर या उससे कम सैनिक उसको मिलते थे, उससे ज़्यादा नहीं। इसी आधार पर मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी। सवारों की संख्या, हालांकि कुछ बाद में हमें ऐसे शासक मिले हैं जिन्होंने सवार ज़्यादा दिए लेकिन रैंक कम दिए। अब इसी आधार पर हम देखते हैं कि 3 श्रेणियां हम बनाते हैं। सवारों की संख्या जात के बराबर, जैसे हमने अभी मानसिंह को देखा था, 7000 की श्रेणी है और 7000 ही सवार उसको मिल रहे हैं। अब सवारों की संख्या जात से अधिक या आधे से अधिक, तो हमने यहाँ पर अन्य उदाहरणों में देखा कि जो अबुल फजल के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि अबुल फजल अकबर का एक अच्छा मित्र है, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है, तो इसीलिए अकबर उसको सम्मान दे रहा है, उसको वह दे रहा है 7000 का जात, मानसिंह के बराबर। लेकिन उसको वह मानसिंह के बराबर सवाल नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वह यहाँ पर जानता है कि भाई अबुल फजल मानसिंह जैसा सेनापति नहीं है, वह एक विद्वान है। तो यहाँ पर सवार व्यक्ति की योग्यता को देखकर दिया जाता है, उसके महत्व को नहीं, जबकि श्रेणी रैंक व्यक्ति के महत्व को देखकर दिया जाता है। तो यहाँ पर सवालों की संख्या जात से आधी या आधे से कम, तो यहाँ पर 7000 का आधा कितना होता है? 3500। तो यहाँ पर आधे के आसपास यहाँ पर सवार उसको मिल रहे हैं। लेकिन तीसरी श्रेणी जो होती है वहाँ पर सवारों की संख्या जात से आधे से भी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली श्रेणी में जात और सवार बराबर है, दूसरी श्रेणी में जात यानी कि रैंक ज़्यादा है, लेकिन जो सवार यानी कि घुड़सवार वह जो है वह रैंक से आधे या उसके आसपास है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरी श्रेणी है उसमें रैंक जितनी है उससे सवारों की संख्या आधी से भी आधी है, आधे से भी बहुत कम है। यहाँ पर जैसे सवारों की अगर श्रेणी किसी व्यक्ति को मिली है 7000, लेकिन उसके पास में सवार कितने हैं? सिर्फ 2000। तो इस तरह से 3 श्रेणी हमें आगे चलकर मिलती है। अब मनसबदारों का वर्गीकरण एक अन्य आधार पर भी किया गया है, ठीक है। अब इनको क्या क्या कहा जाता है ये देखो। अब जो जिनका जात 500 तक हो उनको क्या कहते थे? मनसबदार, ठीक है। ये सब है वही श्रेणी इनको मिल रही है, सवार इनको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनका थोड़ा सा रैंक, जैसे आज हम देखते हैं ना कि यूपीएससी में अगर आप 100 रैंक में हो, 200 रैंक में हो, तो आपको मिलेगा IAS,
अगर उससे नीचे हो तो आपको मिलेगा आईपीएस, उससे नीचे हो तो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आईएसएफ, ऐसे कुछ भी आपको अलग अलग रैंक मिलने पर आपको अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा। अगर आप 100 रैंक में हैं तो आपके पास मौका है कि आपको कलेक्टर पुकारा जाए या आपको पुलिस ऑफिसर, आईपीएस पुकारा जाए। तो ये आपके ऊपर है ना। तो आपको जितने ज़्यादा आपकी रैंक रहेगी आपको उतने ही अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी आपने पास की और आपकी सबसे लास्ट रैंक है और आपको एक कलेक्टर के नाम से पुकारा जाए, ऐसा नहीं है। जबकि यूपीएससी तो मुख्य तौर पर पूरी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है। तो इसी तरह आप यहाँ पर भी ये चीज़ें समझ सकते हो कि जो यहाँ पर ये नियुक्त कर रहे हैं इनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। जैसे जिसका जात 500 तक हो उसको मनसबदार कहा जाता था, जिसका जात 500 से 2500 के बीच हो उसे अमीर कहा जाता था, और जिसका जात 2500 से अधिक हो उसे अमीर उल अमदा या अमीर उल उम्रा कहते थे। तो यहाँ पर मानसिंह को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा अमीर उल उम्रा। हालांकि व्यावहारिक तौर पर ज़्यादातर हम मनसबदार का ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए जिसका जात 500 तक हो वह मनसबदार, जिसका जात 500 से 2500 तक हो वह हो अमीर, और जिसका जात 2500 से अधिक हो वह अमीर उल अमदा या अमीर उल अम्र कहलाता था। अब ऐसा विभाजन इसलिए भी होता था ताकि इनमें अंतर समझ में आ सके और साथ ही साथ इनके जो रिस्पेक्ट है उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो सके। हो सकता है कि अकबर को किसी ने बताया मनसबदार आया है, ठीक है, उसने उससे मिल लिया, फिर दूसरी बार उसको बताया कि मनसबदार आया है, अब दूसरा मनसबदार आया उसने उससे भी मिल लिया। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनसबदार हो गए। अब यहाँ पर उससे कोई कहेगा कि अमीर उल उमरा आया है तो वह उसके लिए विशेष टाइम निकालेगा। क्यों? क्योंकि वह 2500 से ज़्यादा जात वाला है, श्रेणी वाला है, तो उसको उसके लिए वह महत्वपूर्ण हो गया, उससे वह सीधे तौर पर मिलेगा ही। लेकिन अगर उससे कोई कहेगा कि भाई मनसबदार आया है तो अकबर यहाँ पर कह सकता है कि भाई मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, उसको बोलना बाद में है। तो यहाँ पर इन विभाजन के 2-3 ऐसे उद्देश्य थे कि भाई आपको किसको प्रमुखता देनी है, किसको नहीं देनी है, साथ ही इनमें अंतर भी स्पष्ट हो सके, इसलिए इन्होंने इस तरह के विभाजन किए। 500 तक की जात वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक की जात वाले अमीर। जात का मतलब श्रेणी है, ठीक है। आपकी जात क्या है मतलब कि आपकी जाति क्या है ये नहीं पूछ रहे हैं, जाति यानी कि आपकी पहचान, आप किस वर्ग विशेष से आते हो। लेकिन आपकी जात, तुम्हारी जात क्या है मतलब तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी श्रेणी क्या है, तुम्हारा ओहदा क्या है, इस तरह से इसका मतलब निकलता है। तो भैया यहाँ पर जिनकी जात होती थी 5000 तक वह मनसबदार, जिनकी 5000 से 2500 तक वह अमीर, और जिनकी 2500 से ऊपर हो वह अमीर उल उम्दा या अमीर उल उम्रा कहलाता था। अब अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में मनसबदारों की 66 श्रेणियाँ बताई हैं। तो कह सकते हैं कि 66 अलग अलग विभाजन में आपको मिलेंगे, जिनमें व्यवहारिक तौर पर 33 श्रेणियाँ ही काम में आती थी। तो यहाँ पर अबुल फजल 66 क्रम बना रहा है, लेकिन उन क्रमों में सिर्फ 33 ही काम आ रही है, बाकी काम में नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ पर निम्न जात का मनसबदार उच्च जात के मनसबदार के अधीन नहीं होता था, हालांकि वह उच्च जात के मनसबदारों के अधीन काम करता था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता था, जैसे आज भी हम देखते हैं कि जो अपर कलेक्टर है वह कलेक्टर के अधीन होकर काम तो करता है, लेकिन वह पूरी तरह से उसके अधीन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कलेक्टर डिसाइड करेगा कि किसी अपर कलेक्टर को नौकरी में रखना है या नहीं रखना, ठीक है। वह शिकायत कर सकता है राज्य सरकार से, लेकिन उसको निकालना है या नहीं निकालना वह सरकार तय करेगी, कलेक्टर तय नहीं करेगा। कलेक्टर सिर्फ आरोप लगा सकता है। तो इस तरह से व्यवस्था हमें उस काल में भी देखने को मिलती थी। बड़े मनसबदार जिनकी रैंक 2500 5000 ऐसी होती थी उनको क्या होता था, उनको ज़्यादा सम्मान था। तो जो छोटे मनसबदार थे, छोटे अधिकारी थे, वो उनके अधीन काम करते थे। लेकिन उन छोटे मनसबदारों को भी कौन नियुक्त कर रहा है, उनको नियुक्त कर रहा है बादशाह। तो इसीलिए उनको हटाने का काम भी बादशाह का था, ना कि मनसबदारों का।
तो मनसबदार सिफारिश कर सकता था या फिर ये बता सकता था कि भाई ये आपका छोटा मनसबदार यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है, आप इसको हटा दो। उसके बाद बादशाह अपने विवेक से अपने फैसलों के आधार पर उस व्यक्ति को रखना या हटाना तय करता था। अब निम्न जात का मनसबदार उच्च जात के मनसबदार के अधीन नहीं होता था, हालांकि वह उच्च जात के मनसबदारों के अधीन काम करता था। सभी मनसबदार बादशाह के अधीन होते थे। किसके अधीन होते थे? तो सभी मनसबदार यहाँ पर बादशाह के अधीन होते थे। अब यहाँ पर देखिए कि मनसबदारों का पद वंशानुगत नहीं था। मीर बख्शी की सिफारिश पर बादशाह इनकी नियुक्ति करता था और इस नियुक्ति में योग्यता का विशेष ध्यान रखा जाता था। मनसबदारों की भर्ती अधिकांशतः खानजादों से होती थी। खानजादे कौन होते हैं? हमने आपको बताए थे कि जो अमीर अभी हैं या जो मनसबदार हैं या जो राज परिवार से संबंधित व्यक्ति हैं और बादशाह के खास व्यक्ति हैं, उनकी जो संतानें हैं, जैसे मान लीजिए मान सिंह, तो मान सिंह के बाद हो सकता है कि उनका बेटा अगला मनसबदार बन सकता है। अगर वह योग्य है तो अकबर वहाँ पर उसी के बेटे को मनसबदार बना देगा। अगर वह योग्य नहीं है तो किसी दूसरे व्यक्ति को उस क्षेत्र का मनसबदार वह बनाएगा। मनसबदारों की पदोन्नति व पदोन्नति भी होती थी। मतलब अगर मनसबदार अच्छा काम कर रहा है तो उसकी जो जात है उसकी श्रेणी को बढ़ा दिया जाता था, और अगर कोई मनसबदार अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसकी श्रेणी या उसकी जात को कम भी किया जाता था और कई बार उसे हटा भी दिया जाता था। मनसबदार को बादशाह द्वारा सौंपे गए कार्य संपन्न करने होते थे और मनसबदार को वेतन, नगद अथवा जागीर दोनों रूपों से प्राप्त होता था। अब यहाँ पर दोनों रूपों में प्राप्त होता था, और अगर मनसबदार जागीर के रूप में वेतन लेता है तो वह उस जागीर से संबंधित कोई प्रशासनिक कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि अगर उसको जागीर मिली हुई है तो उसका प्रशासन वही देखेंगे जो पहले देख रहे थे। बस इतना है कि वहाँ के कर या उसकी संपत्ति में उसका कुछ हिस्सा हो जाएगा। जैसे कानून की स्थापना, विद्रोह का दमन, न्याय प्रदान करना आदि में उसका कोई योगदान नहीं रहेगा। मनसबदार केवल जागीर से अपना वेतन वसूल करता है, जिससे जागीर से संबंधित मुगल अधिकारी उसकी सहायता करता है। तो यहाँ पर उसने जागीर में भी एक अधिकारी नियुक्त कर दिया ताकि किसी मनसबदार को उसने कोई जागीर दी और मनसबदार उस जागीर का फायदा अपने हितों के लिए उठाए। तो यहाँ पर एक अधिकारी नियुक्त करने का ये मतलब था ताकि अकबर यहाँ पर विद्रोह न कर पाए।